यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र CHO की एग्ज़ाम के बारे में कि आपका जो पेपर होगा आपने फॉर्म फिलअप के लिए नोटिफिकेशन है जो देख ही लिया होगा, फॉर्म फिलअप भी कर लिए होंगे। अब यहाँ पर बात की जाती है कि जो महाराष्ट्र में CHO का MLHP का एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस क्या होता है, आपको पेपर कैसा आता है। तो ये सब चीज़ें आपने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें पढ़ी होंगी, लेकिन आपको पेपर पता नहीं होगा कि कैसा आता है। तो बहुत कम स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर ओनली 50 MCQs आपको एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन उनके मार्क्स है जो 100 नंबर ही है जो ऐड किए जाते हैं, मतलब पर MCQ 2 मार्क्स ऐड किए जाते हैं। तो महाराष्ट्र CHO एग्ज़ाम का पैटर्न भी इसी तरीके से रहता है, चाहे आप 2020 का देख लें, 21 का देख लें या 22 का देख लें। तो अभी जो न्यू वैकेंसी आई है महाराष्ट्र में CHO की, उसके अकॉर्डिंग यदि हम जाते हैं तो जो 50 MCQs आने वाले हैं, लास्ट टाइम भी हुआ था, आपका यहाँ पर OMR बेस्ड एग्ज़ाम होता है। दैट मीन्स आपको हार्ड कॉपी दी जाती है, आपको OMR आंसर सीट में आंसर है जो मार्क करने होते हैं। तो जो भी लोग इस पेपर को देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि महाराष्ट्र का पेपर एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट के थोड़ा सा डिफरेंट आता है, बट पेपर अच्छा आता है। तो यहाँ पर 50 मार्क्स में आपको 50 MCQs में 2 घंटे दिए जाते हैं आपको, जिसमें आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, एडोलेसेंट हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, साथ ही साथ 1 से 2 क्वेश्चन आपके महाराष्ट्र के GK के ऐड कर दिए जाते हैं। तो आप रेडी रहें अपने एग्ज़ाम के लिए। चलिए इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। ओनली 50 MCQs आपको एग्ज़ाम में आते हैं, इस बार भी 50 ही आएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि यदि आप लोग एक बार कहीं के भी किसी भी स्टेट का पेपर देने के पहले यदि आपको वहाँ का प्रीवियस पेपर मिल जाए तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि पेपर आपकी स्क्रीन पे कैसा आएगा। तो यहाँ पर भी आपको, लेकिन यहाँ पर आपका ऑनलाइन CBT नहीं होगा, यहाँ पर आपका OMR बेस्ड पेपर होगा। अभी डेट आई थिंक अनाउंस नहीं हुई है, बट आप लोग फिर भी चेक करते रहें जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आया था, द फर्स्ट इंडियन सिटीजन हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़। तो पहले इंडियन सिटीजन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था? CV रमन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो फर्स्ट इंडियन सिटीजन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में। लेकिन यदि फीमेल कैटेगरी से पूछते हैं तो मदर टेरेसा के लिए भी ये नोबेल प्राइज़ अवार्ड है जो मिल चुका है। क्लियर? आपको याद रखना है, फर्स्ट इंडियन सिटीजन पूछते हैं हमेशा एग्जाम में, तो आपको रविंद्रनाथ टैगोर को मार्क करना है। अब आपने देखा कि नोबेल प्राइज़ से आपको क्वेश्चन आया, फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का आया। तो आप जब आप इस बार एग्ज़ाम दें तो आप लोगों को क्या करना है, जिस भी फील्ड में प्राइज़ मिले, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या फिर किसी भी कैटेगरी में हो, तो उनके नाम याद रखें, आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, Who announced the discovery of Mycobacterium tuberculosis, the bacteria that cause the TB? किसने ये अनाउंसमेंट की थी कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करेगा? रॉबर्ट कोच ने, लुइस पास्चर ने, सर रोनाल्ड रॉस ने या फिर सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो इन चारों साइंटिस्ट के नाम हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं इनको, हम पैथोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं। तो इन्होंने जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया की खोज की थी जो TB को कॉज करता है। ट्यूबरक्लोसिस से हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो TB वाला पार्ट आप पूरा पढ़ लें। नेक्स्ट वन, MUHS यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन। तो MUHS यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 3 जून 1998 में, 3 जून 1997 में, 3 जून 1999 में कि 3 जून 1995 में? तो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की स्थापना हुई थी 3 जून 1998 में। कहाँ पर है यूनिवर्सिटी? नासिक में। तो जो लोग महाराष्ट्र के हैं उनको तो याद ही होगा, क्योंकि आपका जो नर्सिंग एफिलिएशन होगा वो एग्ज़ाम्स है जो MUHS कंडक्ट कराती है, तो इसीलिए MUHS यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 3 जून 1998 को, और है कहाँ पर है? नासिक में। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, लुक केयरफुली फॉर द पैटर्न एंड देन चूज विच पेयर ऑफ नंबर्स कम्स नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देखिए जो एक सीरीज़ दी हुई है
तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्या नंबर आएगा वो बताना है। 42, 40, 38, 35, 33, 31 या फिर 28। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबरिंग निकल के आएगी वो आपकी क्या होगी, वो होगी आपकी 25, 22। आपको यहाँ पर निकालना क्या है, इस तरीके से देखिए मैंने लिखा हुआ है, दिस इज एन अल्टरनेटिंग सब्सट्रैक्शन। क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, जिसमें हर एक उसमें से दो क्या करते जाना है, सब्सट्रैक्ट करते जाना है 2 बार, फिर देन 3 सब्सट्रैक्ट करना है 1 बार, फिर 2 सब्सट्रैक्ट करना है 2 बार। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो आपका यहाँ पर जो सीक्वेंस निकल के आएगा वो आएगा 25 एंड 22। नेक्स्ट इज लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल पार्क इज 14 मीटर एंड 7 मीटर रिस्पेक्टिवली। लेंथ कितनी है पार्क की, 14 मीटर, विड्थ कितनी है, 7 मीटर। तो यहाँ पर आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल के बताइए कि जो एरिया ऑफ सर्कल निकल के आता है वो कितना होगा। 154 स्क्वायर मीटर, 16.52 स्क्वायर मीटर, 38.5 स्क्वायर मीटर या फिर 616 स्क्वायर मीटर। तो पार्क का रेडियस कैसे निकालेंगे आप, क्या है, रेडियस कैसे निकालेंगे आप पार्क का। ऑप्शन में यहाँ पर आपके सामने दिए हुए हैं, जो आपका एरिया ऑफ रेडियस सर्किल यहाँ पर आपको निकाल के बताना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर एरिया आपको बताया गया है कितना है, निकल के आएगा आपका 38.5 स्क्वायर मीटर। आप इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो निकल के आएगा आंसर वो क्या निकल के आएगा, वो आएगा आपका 38.5 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट वन इज विच कॉन्टिनेंट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज। तो जो कॉन्टिनेंट है, किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा देश हैं। ऑप्शन में है यहाँ पर एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका या फिर अफ्रीका। यहाँ पर है एशिया है, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका या फिर अफ्रीका। तो यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट है जिसके पास सबसे ज़्यादा देश है वो है अफ्रीका। अफ्रीका के पास है जो टोटल 54 कंट्रीज़ हैं। कितने, 54 कंट्रीज़ हैं। एशिया के पास 48, यूरोप में 44 और साउथ अमेरिका में 14 कंट्रीज़ हैं। ध्यान से देखें, यहाँ पर जो पूरा वर्ल्ड है इसमें टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका शामिल हैं। तो जो यहाँ पर अब ये 7 कॉन्टिनेंट हो गए, तो 7 कॉन्टिनेंट में से देश, इनके एक कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ भी अलग अलग हैं। तो सबसे ज़्यादा कंट्री वाला कॉन्टिनेंट से क्या, अफ्रीका, जिसमें टोटल 54 कंट्रीज शामिल हैं। नेक्स्ट वन इज हु वाज द फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया। तो भारत में लोकसभा स्पीकर जो पहली वुमेन थी कौन थी, सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, स्मिता महाजन या फिर मीना कुमारी। तो पहली फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर थी इंडिया की कौन, मीरा कुमार। एट प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर है इंडिया के ओम बिरला, जो कि 19 जून 2019 से अभी भी कंटिन्यूस चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज सिटी इन महाराष्ट्र डोंट हैव बेंच ऑफ हाई कोर्ट। महाराष्ट्र की कौन सी सिटी है जिसमें बेंच ऑफ हाई कोर्ट नहीं है, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद या फिर नागपुर। मुंबई में है, आई थिंक औरंगाबाद में भी है, नागपुर में भी है, लेकिन पूना में है, जो पुणे में बेंच ऑफ हाई कोर्ट नहीं है। महाराष्ट्र की जो बेंच ऑफ हाई कोर्ट है वो पूना में नहीं है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन, एन 8 weeks प्रेग्नेंट लेडी कम्स टू OPD फॉर एंटीनेटल विजिट फॉर द फर्स्ट टाइम। शी टोल्ड द डॉक्टर दैट शी हैज़ come from far off area and it's not possible to come for her monthly antenatal visit. The doctor advised the minimum number of essential antenatal visits are. That means 8 weeks pregnant lady OPD में अपने एंटीनेटल चेकअप के लिए पहली बार आई है। तो डॉक्टर से कहती है कि वो जहाँ से आई है वो एरिया बहुत दूर है हॉस्पिटल तक आने के लिए। तो यहाँ पर एक डॉक्टर वो कहती है कि पॉसिबल नहीं है कि वो हर महीने अपना चेकअप कराने आए। तो डॉक्टर क्या एडवाइस करेगा कि आप कितने एंटीनेटल एसेंशियल एंटीनेटल विजिट्स हैं वो कितनी बार आपको आना है, 3 times, 4 times, 2 times या फिर 6 times। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो एंटीनेटल विजिट्स हैं एटलीस्ट 4 टाइम एंटीनेटल विजिट के लिए आना ही आना है।
जो यहाँ पर लेडी आई हुई है 8 वीक्स प्रेग्नेंट है, उसके लिए डॉक्टर एडवाइस करेंगे कि आपको मिनिमम 4 एंटीनेटल विजिट करवाने आना ही होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज an unimmunized woman in the 7th month of pregnancy reports to you in the antenatal clinic for the first time. The recommended immunization is by। तो एक अनइम्यूनाइज लेडी हॉस्पिटल आई हुई है, लेकिन यहाँ पर कहा है उसने कि वो फर्स्ट टाइम आई है, उसने अभी पहले कभी भी अपना एंटीनेटल चेकअप नहीं करवाया है। तो यहाँ पर आप उसको कौन सा इम्यूनाइजेशन देंगे? टीडी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, रूबेला वैक्सीन की टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन। तो यहाँ पर आप उसको टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। प्रेगनेंसी में 2 बार टीटी इंजेक्शन दिए जाते हैं और 1 महीने का गैप करके दिया जाता है इंजेक्शन। तो यहाँ पर आप उस जो अनइम्यूनाइज्ड लेडी, तो आप उसको क्या देंगे? टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन। नेक्स्ट वन इज PPH is defined as the loss of how many ml or more of blood during or within 24 hours of the birth and up to 6 weeks after delivery। पोस्टपार्टम हेमरेज ऐसी कंडीशन है जिसमें डिलीवरी के विदिन 24 आवर के कितने ml तक ब्लड लॉस होगा? 24 आवर से लेके 6 वीक तक आफ्टर डिलीवरी के कितना ब्लड लॉस होगा कि हम उसको पोस्टपार्टम हेमरेज कंसीडर करेंगे? 100 ml, 1000 ml, 500 ml या फिर 700 ml। तो यहाँ पर डायरेक्ट इस तरीके से आपको क्वेश्चन आता है तो आप मार्क करेंगे 500 ml। स्पेशली सिजेरियन सेक्शन लेके कहेंगे तब आपको कहना है 1000 ml। तो नॉर्मली 500 ml या फिर उससे ज़्यादा ब्लड लॉस होता है विदिन 24 आवर से लेके जो 6 वीक तक का परपीरियम पीरियड होता है उसमें, तो हम उसको कहेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज। क्लियर। इसमें फिर होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में तुरंत ही देखने को मिलेगा विदिन 24 आवर के, सेकेंडरी में आफ्टर 24 आवर। प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज का जो मेन रीज़न होता है वो होता है यूट्राइन अटोनिसिटी, मतलब यूट्रस की जो टोन्स होती है मसल्स की उनका लॉस होना। तो यूट्राइन अटोनिसिटी क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज है। रिटेंड प्लेसेंटा किसका कॉज है? सेकेंडरी PPH का, मतलब कुछ बिट्स, कुछ पार्ट प्लेसेंटा की यूट्रस में ही रह जाएं, जिसके कारण हम क्या कौन सी कंडीशन फेस करेंगे? सेकेंडरी PPH। नेक्स्ट वन इज विटामिन इज नीडेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ हेमरेजिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। तो कौन से विटामिन की ज़रूरत होगी न्यूबॉर्न बेबी में हमें हेमरेज से प्रिवेंट करने के लिए? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन ए? सबको पता है विटामिन के। कौन सा विटामिन? विटामिन होगी तो वो होगा विटामिन के। एज सून एज पॉसिबल डिलीवरी के बाद बेबी को कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? विटामिन के का, ताकि बेबी को हम हेमरेज से प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट वन, अ 22-year-old मैरिड नॉन प्रेग्नेंट वूमन डेवलप्ड रूबेला इन्फेक्शन। In order to avoid congenital rubella syndrome in her pregnancy, she should be given। तो यदि एक 22 साल की ओल्ड मैरिड लेकिन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या हो गया है? रूबेला इन्फेक्शन हो गया है। शादी हो गई है लेकिन प्रेग्नेंट नहीं है और उसको रूबेला इन्फेक्शन हुआ है। इन ऑर्डर टू अवॉइड कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम इन हर प्रेगनेंसी शी शुड बी गिवन। तो यदि उसको अपने जो अपकमिंग वो प्रेगनेंसी यदि प्लान करती है तो उसको क्या एडवाइस करेंगे कि कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम उसके बच्चे को ना हो, तो आप क्या एडवाइस करेंगे? एंटीबायोटिक्स देंगे। एडवाइस टू अवॉइड कॉन्सेप्शन फॉर 12 वीक्स, एंटीवायरल थेरेपी या फिर नन ऑफ दीज। तो यदि नॉन प्रेग्नेंट लेडी के लिए रूबेला डेवलप होता है तो उसको एक जो गायनेकोलॉजिस्ट है या फिर हेल्थ केयर वर्कर है क्या एडवाइस करेगा कि आप 12 वीक तक एडवाइस टू अवॉइड कॉन्सेप्शन फॉर 12 वीक्स, अवॉइड करें कि आप अभी एटलीस्ट 12 वीक तक कंसीव ना कर पाएँ, क्योंकि ये आपके बेबी को भी रूबेला सिंड्रोम के कारण जो अलग अलग तरीके की कंजेनाइटल बीमारी होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट इज डोज ऑफ BCG वैक्सीन अंटिल द एज ऑफ 1 मंथ इज। 1 मंथ की एज तक BCG वैक्सीन का कितना डोज दिया जाएगा? 0.1 ml इंट्राडर्मल ऑन लेफ्ट अपर आर्म, 1 ml इंट्राडर्मल लेफ्ट अपर आर्म, 0.5 ml इंट्राडर्मल ऑन लेफ्ट अपर आर्म या फिर 0.05 ml इंट्राडर्मल ऑन लेफ्ट अपर आर्म अंटिल द एज ऑफ 1 मंथ। तो कितना देंगे हम? 0.05 ml। ये देखिए यहाँ पर 1 महीने की एज तक देंगे हम 0.05 ml फॉर इन्फेंट्स। लेकिन जब एज कितनी हो जाए, 1 महीने से ज़्यादा हो जाए, तब हम कितना देंगे? 0.1 ml। कितना?
0.1 ml देंगे जब 1 महीने से 12 महीने की एज तक हो जाए। और 12 महीने की एज के बाद BCG वैक्सीन नहीं दी जाती है, आपको दिमाग में अपने रखना है। बाकी OPV दे सकते हैं आप, हेपेटाइटिस भी दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द पोस्टीरियर फॉन्टेनेल यूजुअली क्लोज बाय द एज ऑफ। तो जो पोस्टीरियर फॉन्टेनेल किस एज तक क्लोज हो जाते हैं? 1 to 2 मंथ, 4 to 9 मंथ, 9 to 18 मंथ या 16 to 24 मंथ। तो सबसे पहले क्लोज होने वाले फॉन्टेनेल क्या कहलाते हैं? ऑक्सीपिट और पोस्टीरियर फॉन्टेनेल क्लोज होते हैं 1 से 2 महीने की एज में। एंटीरियर फॉन्टेनेल क्लोज होते हैं 18 महीने से लेकर 24 महीने की एज तक भी क्लोज, 12 से 18 महीने या फिर 18 से 24 भी यहाँ पे लग जाते हैं। जनरली 1.5 साल तक का टाइम लग जाता है। लेकिन पोस्टीरियर फॉन्टेनेल कब क्लोज हो जाते हैं? 1 से 2 महीने के बीच में ही। नेक्स्ट वन इज मीजल्स और मीजल्स रूबेला वैक्सीन इज। तो एक ऐसी वैक्सीन है सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट, सेंसिटिव टू हीट बट स्टेबल टू लाइट, रिलेटिवली हीट स्टेबल बट सेंसिटिव टू लाइट या फिर स्टेबल टू हीट एंड लाइट। मीजल्स और मीजल्स रूबेला वैक्सीन है, ये क्या है? सेंसिटिव टू हीट है, हीट से सेंसिटिव है, लेकिन लाइट में क्या है? स्टेबल रहेंगी। नेक्स्ट वन इज योगेश 17-year-old male, his height 170 centimeter and weight 68 kilogram. What is the BMI of योगेश? तो BMI बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है? वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो पहले सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, वेट केजी में दिया हुआ है, आपको इस फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो हाइट को आप 170 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करके लाएंगे तो आपका जो निकल के आएगा वो होगा 40 kg पर मीटर। क्या है? 40 kg पर मीटर। तो अब यहाँ पर BMI, यहाँ पर तो एक एग्जाम्पल हो गया कि BMI निकालने आपको आ सकता है। BMI की क्लास ज़रूर देखें कि जब भी बॉडी मास इंडेक्स लेस देन 18.5 हो, दैट मीन्स माल नरिश्ड और अंडर वेट है। 18.5 to 24.9 क्या होता है? नॉर्मल BMI कंसीडर की जाती है। अब 25 मतलब 24.9 के आगे गए आप, मतलब आप क्या है? ओबेसिटी है, सॉरी ओवर वेट है। 25 से लेके 29.9 तक ओवर वेट है, फिर 30 से 34.9 ओबेसिटी की क्लास फर्स्ट, फिर क्लास सेकंड, मोर देन 40 मतलब एक्सट्रीमली ओबेसिटी के आपको हो गई है। और इसमें आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना क्या करना है? आपको अपना वजन कम करने की कोशिश करना है। नेक्स्ट वन इज आफ्टर एन एपिडेमिक ऑफ मीजल्स इन ब्लेज नियर कानपुर, some children reported with history of weight loss and blindness from corneal scarring. The most likely cause of the complication of deficiency of। तो मीजल्स हुआ है कानपुर के पास के गांव में, कानपुर महाराष्ट्र में ही एड रहेगा। तो यहाँ पर कुछ बच्चों के लिए क्या हुआ है? ब्लाइंडनेस हुआ है। तो अब यहाँ पर कॉर्नियल स्केरिंग के कारण हुआ है। पहले उनको मीजल्स एपिडेमिक रहा है मीजल्स उस एरिया में, तो अब यहाँ पर किस की कमी के कारण ये चीज़ें डेवलप हुई हैं? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन सी। तो अब यहाँ पर ब्लाइंडनेस फ्रॉम कॉर्नियल स्केरिंग के कारण हुआ है, तो हुआ है विटामिन ए की कमी के कारण। इसीलिए जब भी मीजल्स वैक्सीन दी जाती है 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद, तो साथ में विटामिन ए भी दिया जाता है। मीजल्स के कारण जो कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर डेवलप हुआ है वो होगा आपको ब्लाइंडनेस हो सकता है, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या देंगे हम? विटामिन ए। नेक्स्ट वन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आर प्रिवेंटेड बाय यूजिंग। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज किसके थ्रू प्रिवेंट होती हैं? IUD, कॉन्डोम, ओरल पिल्स या नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज प्रिवेंट होती हैं ओनली कॉन्डोम से, बाकी इन सभी से नहीं हो सकती हैं। और जो कॉन्डोम के फेलियर रेट हैं, जिसको हम पर्ल इंडेक्स से चेक करते हैं, इसके फेलियर रेट भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर मेथड के। नेक्स्ट वन इज DMPA, रिपोर्ट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट इंजेक्शन शुड बी गिवन डीप इंट्रामस्कुलरली एवरी मंथ। तो DMPA कितने महीने में, हर कितने मंथ में दिया जाता है? 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने की 6 महीने में? तो DMPA दिया जाता है, इसको हम शॉर्ट के नाम से भी जानते हैं, डेपो-प्रोवेरा के नाम से भी जानते हैं, हर 3 महीने में दिया जाता है। क्या है?
कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है। नावाडेज यदि हम प्रोग्राम्स की बात करें तो अंतरा के तहत जो कार्यक्रम और प्रोग्राम अंतरा है इसके तहत DMPA इंजेक्ट किया जाता है, इंट्रामस्कुलरली इसको लगाया जाता है। हर 3 महीने में इसको लगाया जाता है, 150 mg एवरी 3 मंथ। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डॉटर्स अ न्यू बॉर्न गर्ल विल बियर ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम assuming fixed age, specific fertility and mortality rate refers to which of the following। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डॉटर न्यू बॉर्न गर्ल, लेकिन जो कि किस टाइम में हुई है, फिक्स्ड एज में, स्पेसिफिक फर्टिलिटी और मॉर्टिलिटी रेट के बीच में। तो ये क्या है, ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट है कि जनरल फर्टिलिटी रेट है। तो ये कहलाएगा आपका नेट रिप्रोडक्शन रेट। क्या है, नेट रिप्रोडक्शन रेट। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट है, इसमें क्या होगा, एवरेज नंबर ऑफ लाइव बॉर्न डॉटर्स दैट अ ग्रुप ऑफ वुमेन वुड हैव इफ द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट वेयर टू अप्लाई टू देम इन अ गिवन पीरियड। मतलब कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जो कैलेंडर ईयर होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लाइव बॉर्न डॉटर्स रहेंगी, लेकिन एक स्पेसिफिक ग्रुप में एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट भी रहेगी, तो वो होगा GRR, मतलब ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट। फिर है यहाँ पर नेट रिप्रोडक्टिव रेट। नेट रिप्रोडक्टिव रेट का मतलब होता है द एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स दैट फीमेल मेंबर ऑफ बर्थ कोहॉर्ट वुड बियर ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन। मतलब जो फर्टिलिटी एज ग्रुप में जितना जो जीवन काल है आपका, उसमें जितनी भी गर्ल्स पैदा होती हैं इसमें आएगा नेट रिप्रोडक्टिव रेट में। फिर है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब जिसको हम TFR कहेंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वुमेन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बर्थ इंटू 1000। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ पुअर हेल्थ इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे कॉमन क्या है जिसके कारण पुअर हेल्थ रहेगी, नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन या फिर एयर पॉल्यूशन। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो पुअर हेल्थ का मेन रीज़न होगा वो होगा वाटर पॉल्यूशन। इसी के कारण इंडिया में सबसे ज़्यादा डायरिया की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, वॉमिटिंग होती है, स्पेशली जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले लोग हैं, या फिर जहाँ पर नदियों में सीधी जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज का पूरा कच्चा माल छोड़ा जाता है, जो भी सड़ा गली आइटम रहेंगे। कॉमन कॉज क्या है, मेजर कॉज क्या है पुअर हेल्थ का, वो है वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट वन, ब्लड स्मीयर कलेक्शन टारगेट फॉर पैसिव सर्विलेंस इज हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ न्यू OPD केसेस। तो ब्लड स्मीयर कलेक्शन के लिए टारगेट सर्विलेंस कितने OPD के केस होंगे, 15%, 10%, 5% कि 20%। तो ये होंगे आपके कितने, 5%। नेक्स्ट इज इफ अ पर्सन इज हैविंग स्किन पैचेस विथ डेफिनेट सेंसरी डेफिसिट एंड और मोर देन वन डेफिनेट थिकेंड एंड टेंडर पेरिफेरल नर्व्स देन इट इज़ अ केस ऑफ मल्टीवेसिलरी। तो यहाँ पर लेप्रोसी की बात की जा रही है। तो लेप्रोसी में यहाँ पे कहा है कि स्किन पैचेस हैं, डेफिनेट सेंसरी डेफिसिट है, या फिर एक एटलीस्ट एक पेरिफेरल नर्व है जो टेंडर हो रही है, विजिबल हो रही है। तो यहाँ पर एक क्या है, लेस देन 1 है, लेस देन 2 सॉरी मोर देन 1, 2, 3 या फिर 5। तो ये होगा मोर देन 1। कितना, मोर देन 1, क्योंकि यहाँ पर 3-4 टाइप के साइन हैं जो बताए जा रहे हैं, इसलिए किसके, लेप्रोसी के। नेक्स्ट इज रिसाइक्लेबल प्लास्टिक वेस्ट दैट इज ट्यूब कैथेटर्स शुड बी सेग्रीगेटेड इन विच कलर्ड बैग। तो रिसाइक्लेबल एक होता है जो हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। रिसाइक्लेबल प्लास्टिक वेस्ट है जिसमें ट्यूब कैथेटर्स हैं, तो हम इसको किस कलर के बैग में सेग्रीगेट कर सकते हैं, सेपरेट करके रख सकते हैं, तो वो रेड कलर। क्या है, रेड कलर। नेक्स्ट वन इज सार्स वायरस बिलोंग्स टू विच फैमिली ऑफ वायरस। तो कोविड हुआ था जिस टाइम पे एग्जाम कंडक्ट हुआ था, सार्स से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, इस बार फिर से फैल रहा है, तो हो सकता है फिर से क्वेश्चन आपको आए। तो सार्स वायरस किस फैमिली का वायरस है, पिकोना वायरस, हर्पेस वायरस, कोरोना विरेडी या फिर व्यूनी विरेडी। तो यह है कोरोना विरेडी फैमिली का वायरस। नेक्स्ट इज इन IDSP व्हेन पीपल कम टू हेल्थ सेंटर एंड इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड इट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर IDSP के तहत क्या है, IDSP के तहत है जो पीपल यदि आते हैं कहाँ पर, हेल्थ सेंटर पर,
किसके लिए? अपने टेस्ट वगैरह करवाने के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो कौन सा सर्विलेंस होगा? तो ये कहलाएगा आपका कौन सा सर्विलेंस? ये कहलाएगा एक्टिव सर्विलेंस। क्या होगा? एक्टिव सर्विलेंस। नेक्स्ट वन इज इन NPCDCS क्राइटेरिया, NPCDCS क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डायग्नोसिस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस यूजिंग वीनस ब्लड इज नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर एंड डायबिटीज़ प्रोग्राम के तहत, स्ट्रोक के तहत जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसको हम कब कंफर्म करेंगे, डायग्नोस करेंगे? जब फास्टिंग ग्लूकोज लेवल मोर देन और इक्वल टू 100 mg पर DL और पोस्ट ग्लूकोज मोर देन और इक्वल टू 140 mg पर DL हो, या फिर 126 mg पर DL और पोस्ट ग्लूकोज मोर देन इक्वल 20 mg पर DL हो, या फिर 110 टू 126 mg पर DL हो। कितना होगा? नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक के अकॉर्डिंग, तो वो होगा यहाँ पर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन और इक्वल टू 126 mg पर DL और पोस्ट ग्लूकोज लेवल मोर देन और इक्वल टू 200 mg पर DL। तब हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। नेक्स्ट इज इन NPCDCS क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन। तो अभी हमने डायबिटीज़ का पढ़ा, इसी सेम प्रोग्राम के तहत स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन है जो कब कंसीडर की जाएगी? जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 टू 159 एंड डायस्टोलिक 90 टू 99 mmHg होगा, सिस्टोलिक 160 और हायर एंड डायस्टोलिक 100 और हायर होगा, सिस्टोलिक 140 टू 149 एंड डायस्टोलिक 90 टू 99 होगा, या फिर सिस्टोलिक 130 टू 139 और डायस्टोलिक 80 टू 89 होगा। पल्स प्रेशर निकालने को आता है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपको कर देना है। तो यहाँ पर यदि आपको पूछा है स्टेज फर्स्ट में, तो होगा सिस्टोलिक 140 से 159 और डायस्टोलिक 90 से 99। ये रहा यहाँ पर नॉर्मल होता है 120 टू 120/80 mmHg होता है। प्री हाइपरटेंसिव स्टेज पूछते हैं तो 120 से 139 रहेगा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होगा 80 से 89 तक। लेकिन स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक होगा 140 से 159 और डायस्टोलिक होगा 90 से 99 तक। ऐसे ही स्टेज सेकंड में मोर देन और इक्वल होगा 160 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक होगा 100। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ए स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन है और ऑप्शन ए है ए स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर फॉर 30 टू 65 एज ग्रुप फीमेल्स पेप टेस्ट शुड बी डन एवरी ईयर। तो यदि फीमेल की एज 30 से 65 साल के एज ग्रुप की लेडीज़ हैं तो उनको पेप टेस्ट है जो हर कितने साल में करवाना है। पेप टेस्ट किसके लिए किया जाता है? सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। तो हर कितने सालों में टेस्ट आपको करवाना है? 3, 5, 7 या फिर 10। तो एवरी 3 ईयर में। कब? एवरी 3 ईयर में आपको एटलीस्ट जब आपकी एज 21 साल से ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पर आपको क्या करवाना है? एवरी 3 ईयर में पेप टेस्ट करवाना है। और आप पेप टेस्ट के साथ हर 5 साल में HPV टेस्ट भी करवा सकते हैं सिंगल। ओनली पेप टेस्ट कराना है तो हर 3 साल में। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लिए टेस्ट करा सकते हैं कब? 5 साल में। HPV ही मेन कॉज है किसके लिए? सर्वाइकल कैंसर के लिए। नेक्स्ट वन अ कॉमन क्राइटेरिया फॉर कैटरेक्ट सर्जरी। तो कैटरेक्ट सर्जरी का कॉमन क्राइटेरिया क्या है? कॉम्प्लिकेशन, मैचुरेशन ऑफ कैटरेक्ट, विजुअल इम्पेयरमेंट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी होंगे यहाँ पर। इन सभी केस में कैटरेक्ट मोतियाबिंद की सर्जरी करवाई जा सकती है। नेक्स्ट वन इज द कॉज ऑफ कंजेनाइटल डीफनेस इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में जो डीफनेस है इसका मेन कॉज क्या होगा? कंजेनाइटल डीफनेस का हेरिडिटरी मतलब अनुवांशिक, बर्थ इंजरी के कारण, रूबेला या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इन सभी के कारण कंजेनाइटल डीफनेस बच्चों में डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट इज विच इज अ सपोर्टिव इन्फेक्शन इन द लैक्राइमल सैक। तो लैक्राइमल सैक में होने वाला कौन सा सपोर्टिव इन्फेक्शन है? मतलब ये आपको होगा और ठीक भी हो जाएगा। स्टाई जिसको हम गुहेरी पढ़ना बोलते हैं यदि हिंदी में कहें तो, फिर हॉर्डियोलम इंटेक्ट्रम, एक्यूट डेक्रोसाइटिस या फिर ऑल ऑफ दी अबव।
तो ये सभी क्या हैं, लैक्राइमल सैक में होने वाले सपोर्टिव इन्फेक्शन हैं। नेक्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ हॉस्पिस इज रिलेटेड टू, तो जो हॉस्पिस कॉन्सेप्ट है किससे रिलेट करता है, यूस्थेनिया फॉर टर्मिनली इल पेशेंट। यूस्थेनिया का मतलब होता है कि पर्सन अपनी खुद की इच्छा से क्या कर रहा है, सफ़र करने वाला पर्सन खुद की इच्छा से अपनी जान दे सकता है। फैमिली हेल्थ एडवाइजरी सर्विसेज एन एसोसिएशन रनिंग ऑर्फनेज और एब्डोनेंट चिल्ड्रन, स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल हेल्पिंग द ओल्ड एंड टर्मिनली इल पेशेंट। तो यहाँ पर हॉस्पिस केयर दी जाएगी किन पर्सन को, जो कि टर्मिनली इल पेशेंट हैं, जिनका लाइलाज बीमारी है, मतलब उनका इलाज नहीं किया जा सकता है, उनको ओनली केयर की ज़रूरत है। तो क्या है, हेल्पिंग द ओल्ड एंड टर्मिनली इल पेशेंट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल सिक्वेंस। तो इनमें से मोस्ट लॉजिकल सिक्वेंस कौन सा है, तो जो मोस्ट लॉजिकल सिक्वेंस होगा यहाँ पर पहले आपको डिसीज़ होगी, फिर इम्पेयरमेंट होगा, फिर डिसेबिलिटी होगी, आफ्टर दैट आप हैंडीकेप होंगे। याद रखें DIDH, क्या याद रखना है, DIDH, डिसीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकेप। नेक्स्ट वन इज अमंग द फॉलोइंग विच डिसीज ऑफ द ओरल कैविटी कैरी सीरियस रिस्क ऑफ डेथ। तो यहाँ पर सीरियस रिस्क ऑफ डेथ कौन सी डिसीज से हो सकता है, जिंजवाइटिस से, लेडविंग्स एंजाइना, पल्पाइटिस, एपिकल पेरिडोंटाइटिस। तो जो जानलेवा बीमारी कॉज कर सकती है वो होगा जिंजवाइटिस। क्या होगा, जिंजवाइटिस, गम्स में इन्फ्लामेशन होना, इन्फेक्शन होना। नेक्स्ट वन, टोल फ्री नंबर हैज़ बीन असाइंड फॉर प्रोविजन अंडर महाराष्ट्र इमरजेंसी। महाराष्ट्र में इमरजेंसी के लिए टोल फ्री नंबर होता है 108। नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग फॉर NCD इज डन अमंग एवरी ईयर एंड एज ग्रुप अबव। तो यहाँ पर कितने साल से ज़्यादा के एज ग्रुप में स्क्रीनिंग की जाती है पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग NCD के तहत, तो ये होती है 30 साल से ज़्यादा के लोगों में। नेक्स्ट वन इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए जो स्क्रीनिंग की जाएगी वो। नेक्स्ट वन इज परसिस्टेंट रेशनल फियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। तो किसी को कुछ ऑब्जेक्ट से डर लगता है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्सेशन, कंपल्सन, फोबिया, फिर डिल्यूजन। तो ये कहलाएगा फोबिया। फोबिया अलग अलग टाइप का होता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज ट्रू अबाउट डिमेंशिया। तो डिमेंशिया को लेके क्या सही है, अल्जाइमर्स इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया। बिल्कुल सही है, डिमेंशिया है जो अल्जाइमर डिसीज़ में मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलेगा डिमेंशिया, वो सबसे कॉमन फॉर्म है डिमेंशिया का। डिमेंशिया इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिपेंडेंसी अमंग ओल्डर पीपल। जो बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा डिमेंशिया होगा, जिसके कारण डिसेबिलिटी और डिपेंडेंसी होती है। फिर है ऑल्दो डिमेंशिया मेनली अफेक्ट ओल्डर पीपल। तो ये भी सही है, डेलीरियम जनरली किसी को कुछ हेड इंजरी हो जाए यंग एज में तो देखने को मिलेगा, लेकिन डिमेंशिया को हम क्या कहेंगे, ओल्ड एज पर्सन में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, जो कि नॉर्मल पार्ट नहीं है एजिंग प्रोसेस का, सब में नहीं होगा ये, लेकिन होता किस में, ओल्ड एज में ही होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज IQ इज कैलकुलेटेड बाय। इंटेलिजेंस क्वेंटेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। क्या है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, तो क्या निकल के आएगा IQ से पता चलेगा कि आपका IQ लेवल कितने से कम है, तो आप मेंटली रिटार्डेड हैं कि नॉर्मल हैं। तो अकॉर्डिंग टू ICD-10 क्लासिफिकेशन के जो IQ लेवल 50 से 70 होता है, मतलब क्या है, पर्सन एजुकेबल है, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है, मॉडरेट में 35 से 49, सीवियर में 20 से 34 और लेस देन 20 में प्रोफाउंड, जिसमें पर्सन को पूरा तरीके से हॉस्पिटलाइज्ड करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है IQ कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, और जो ICD-10 के अकॉर्डिंग IQ रेंज कितनी होगी मेंटल रिटार्डेशन के लिए, वो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। नेक्स्ट वन इज विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट करते हैं, सबको पता है जून 21 को, 21 जून को हमारे साल इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज द बेस्ट वे टू प्लॉट द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज। तो कौन सा सही तरीका होगा यदि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हमें डिसीज़ के बारे में बताना है, प्लॉट करके बताना है, तो बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, पिक चार्ट या फिर स्पॉट मैप। तो होगा स्पॉट मैप।
आपने कोविड में देखा होगा कि जो धारावी है मुंबई का, वहाँ पर जब कोविड हुआ था तो न्यूज़पेपर में आपने इसी तरीके से देखा होगा कि यहाँ यहाँ इतने केस हो रहे हैं। तो वही है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि कौन सी डिसीज़ किस एरिया में इस तरीके से हो रही है। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द लिम्ब ऑफ अष्टांगा योग। तो अष्टांगा योग में टोटल 8 जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, तो उनमें से एक क्या है, नियम। क्या है यहाँ पर, नियम। 8 लिम्स ऑफ योगा यार। यमा मतलब एब्सिस्टेंस, नियमा मतलब ऑब्जर्वेंस, आसना मतलब योगा पोस्चर, प्राणायाम मतलब ब्रीथ कंट्रोल, प्रत्याहार मतलब विड्रॉल ऑफ द सेंसेस, धारणा मतलब कंसंट्रेशन, ध्यान मतलब मेडिकेशन एंड समाधि मतलब एब्जॉर्प्शन। तो अष्टांगा योग, अष्ट का मतलब होता है 8। अष्टांगा योग में 8 जो लिम्स होंगे, तो इनमें से जो एक है यहाँ पर ऑप्शन में वो क्या है, नियम। नेक्स्ट वन, एज पर SRS डेटा 2015 से 2017 MMR ऑफ महाराष्ट्र। तो 2015 से 2017 के बीच का जो SRS डेटा था, SRS डेटा हर 6 महीने में अपडेट किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग महाराष्ट्र की MMR कितनी थी, 55। लेकिन इंडिया की अभी एट प्रेजेंट बात करें जो 2022 में, यदि अभी रिसेंट में दिसंबर में जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की कितनी है, 97। ये देखिए असम की है 195 MMR, मध्य प्रदेश की 173, उत्तर प्रदेश की 167, छत्तीसगढ़ की 137, उड़ीसा की 119। जो सबसे अच्छे लोएस्ट MMR वाले स्टेट हैं, लोएस्ट MMR है कहाँ की, केरला की। यहाँ पर ओनली 19 है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी अच्छी हेल्थ फैसिलिटी इसलिए। फिर महाराष्ट्र की यहाँ पर ओनली 33 है। तो याद रखें, यदि रिसेंट की पूछें तो क्या है, 33 है महाराष्ट्र की MMR। नेक्स्ट वन इज इन कोविड सर्विलेंस फॉर नॉन मॉर्बिड कंडीशन एनी टेम्परेचर ऑफ और ग्रेटर कंसिडर्ड एज फीवर। कोविड सर्विलेंस में नॉन कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो टेम्परेचर फीवर के लिए कितना कंसीडर किया जाता है, तो 100.4 डिग्री फ़ारेनहीट। नेक्स्ट इज डिस्फेसिया इज अ डिफेक्ट दैट कॉज डिफिकल्टी इन। डिस्फासिया का मतलब होता है स्पीच डिफिकल्टी। डिस्फेजिया PHAGIA होता तो स्वैलोइंग डिफिकल्टी होती, डिस्फेसिया है मतलब स्पीच डिफिकल्टी। नेक्स्ट वन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ द प्रकृति आर। तो जब भी आप आयुर्वेद में दिखाने जाएंगे तो आपका जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें डॉक्टर BMS डॉक्टर जो बैठते हैं स्पेशली आश्रम वगैरह में, वहाँ पर वो बताते हैं वात, कफ एंड पित्त। तो कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं किसके, प्रकृति के। आपकी बॉडी वाती है, कफ है कि पित्त है। नेक्स्ट वन, हु इज़ द कोविड-19 सस्पेक्टेड केस। तो यहाँ पर कोविड-19 सस्पेक्टेड केस दोनों हैं, एक्यूट ऑनसेट ऑफ फीवर एंड कफ, और दूसरा इनमें से कोई भी 3 साइन का देखना, फीवर, कफ, जनरल वीकनेस, फटीग, हेडेक, बॉडी एक, सोर थ्रोट या फिर रनिंग नोज। तो इनमें से कुछ भी है आपको, तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर, बोथ A एंड B। हियर इज द राइट आंसर है C। एक क्वेश्चन आपके लिए है, यहाँ पर आपको IMR निकाल के बताना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। पॉपुलेशन ऑफ सवरगांव सब सेंटर वॉज 7000। There were 100 births and 50 deaths out of these 2 infant death in year 2015. What was infant mortality rate of Savargaon in that year? 2015 की आपको बताना है कि टोटल 7000 जनता है वहाँ की, 100 बर्थ हुए हैं और 50 और 50 डेथ हुई हैं, दो डेथ हुई है 50 में से और 100 जन्म हुए हैं। तो यहाँ पर आप IMR निकाल के बताएं। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। सो आई होप आपको पेपर अच्छा लगा। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन पेपर को लेके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।